एक ये भी प्रश्न मिला है कि ओशो की जो अप्रोच है वो किस तरह से हमें हमारी ईगो से आगे जाने में और जो हमारा जो प्रमाणिक जो आत्मबोध है, हमारा ऑथेंटिक सेल्फ है, उसको हासिल करने में मदद करती है। ओशो की जो अप्रोच है वो बहुत ही व्यापक है, बहुत व्यापक, क्योंकि उन्होंने पूरी मानवता के लिए अपनी प्रज्ञा को सबको दिया है और कोई भेद नहीं रखा है। तो चूँकि अप्रोच बहुत ही व्यापक है, इसलिए इसमें से अपने काम के बिंदु निकालना एक बड़ा ही नाजुक काम हो जाता है। अप्रोच व्यापक का मतलब ये है कि जितने भी प्रकार के मनुष्य इस पृथ्वी पर हैं या होंगे, प्रकार का मतलब जितनी भी तरह की अप्रोच वाले, जितनी भी तरह की सूझबूझ समझ वाले, मन भावनाओं वाले मनुष्य हैं, उन सबके को अपने दायरे में ओशो ने लाने का प्रयास किया है। और इस कारण से उनकी जो देशना है वो करीब करीब दुनिया भर के सभी विषयों पर है, सभी साहित्य पर है, सभी धार्मिक आध्यात्मिक धाराओं पर उन्होंने बोलने का प्रयास किया है। जो भी रेलेवेंट है, जो इरेलेवेंट है उसको उन्होंने छोड़ दिया है। जो समय के हमारे समसामयिक हो सकती हैं, काम आ सकती हैं साधक के, वो उन्होंने ले लिया है। तो उनकी अप्रोच है बहुत व्यापक। अब इसमें से अपने लिए कोई मोती चुनना इस पूरे सागर में से, तो वो ऐसे हो जाता है कि जैसे कोई गोताखोर को मोती चुनना हो तो सागर में डुबकी लगानी पड़ती है, उसको डूब के जाना पड़ता है। और डूब के जाए ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस जगह उसने डुबकी लगाई है मोती ठीक उसके नीचे ही मिल जाए तली पर। कई बार गोताखोर डुबकी लगाता है, तली पर भी पहुंच जाता है, लेकिन फिर वहाँ तली पर पहुंचने पर भी मोती के लिए उसको आसपास घूमना पड़ता है। मोती वहीं तली में है, लेकिन वहाँ भी कोई ऐसा नहीं कि डुबकी पहुँचते ही वो उसको मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही समझना चाहिए इस बात को। तो ओशो की अप्रोच, अगर वैसे तो इसको बांधना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, मगर प्राइमरी तौर पर, प्राथमिक तौर पर समझने के प्रयास में ये दो तरफा अप्रोच इसको समझना चाहिए। एक तो उनकी अप्रोच है जो वो प्रवचनों से हमें कुछ बताना चाहते हैं, देना चाहते हैं, अपनी वाणी से, अपनी प्रज्ञा से। ये वो बात है जो हमारी मानसिक जो कंडीशनिंग है, मेंटल हमारा जो ब्लॉक है, उसको तोड़ती है। यानी ओशो के प्रवचनों से हमें वो तत्व मिलता है जो हमें डीकंडीशनिंग की ओर धकेलता है। हमारे जो पुराने संस्कार हैं, सोचने समझने के ढंग है, हमारी जो कॉन्शियस है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कलेक्टिव हो, वो बंद गई है। उसको वो ओपन करते हैं सिर्फ प्रवचनों के माध्यम से। ये एक बड़ी जादुई बात है कि सिर्फ वाणी के प्रभाव से वो हमें बहुत ऊंचे तल पे ले जाते हैं। वो हमें इतना आत्मविश्वास भर देते हैं, इतना इंस्पिरेशन दे देते हैं सिर्फ वाणी के प्रभाव से, सिर्फ अपनी प्रज्ञा बोध से, जिसमें हमें ये लगने लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान है अध्यात्म का मार्ग। और सच बात है कि ओशो की छत्र छाया में और ओशो की अगर देशना के अनुरूप हम चलें तो सचमुच ये मार्ग बहुत ही आसान है, सचमुच। मगर हम उस देशना को समझ लें, उसकी गहराई और उसकी नाजुकता को समझ लें, तभी। ऊपर ऊपर से देखना तो बहुत आसान है ओशो को कि भैया नाचना है, कूदना है, हंसना है, खेलना है, ये एक हिस्सा है जिसका उपयोग ओशो ने किया है। लेकिन एक हिस्से का उपयोग करते हैं और जब हम समझ जाते हैं तो उसके अगला हिस्सा हमारे सामने आता है जो थोड़ा और गहरा होता है। उसको उपयोग कर पाते हैं, उसको आत्मसात कर पाते हैं, तो और अगला हिस्सा हमारे सामने होता है। ये परत दर परत चलने वाला काम होता है। जैसे प्याज के छिलके को छीलते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। इसी कारण से बहुत लोग कहते हैं और सभी को लगता है कि कई बार हम ओशो का वही प्रवचन अगर 10 बार सुनते हैं तो 10 बार उसको नई नई बात हमें समझ में आती है। कितनी बार ओशो का वही प्रवचन सुनते हैं तो कुछ नया सूत्र खुल जाता है, क्योंकि हम थोड़ा आगे बढ़ गए होते हैं, तो उतनी बारीक बात पर हमारा ध्यान जाता है। फिर जो सद्पुरुषों का धर्म का विचार है वो बहुत बारीक होता है, सूक्ष्म होता है, वो ऐसा स्थूल नहीं होता है। स्थूल उसका पहनावा होता है, वो ऊपर से दिखाई पड़ता है, लेकिन उनका विचार बहुत सूक्ष्म होता है और वो फिर सूक्ष्मतर होते जाता है आगे से आगे। और ये यात्रा भी है, रुकना कहीं है नहीं, चलते जाना है, चलते जाना है। इसीलिए तो एक जो ओशो की अप्रोच है कि वाणी के माध्यम से हमारे मन की, दिमाग की, संस्कारों की सफाई हो जाए, साफ सुथरा हो जाए, हम चीज़ों को देखने की एक क्षमता अर्जित करें जो जैसी हैं उनका, इससे हमारा एक रिस्पॉन्स तैयार होता है, उससे हमारा एक शुद्ध जवाब तैयार होता है जीवन के हर सवाल के प्रति। एक तो अप्रोच हमें यहाँ से मिलती है। दूसरी अप्रोच हमें मिलती है आज के मनुष्य के लिए जो ओशो ने विभिन्न प्रकार की ध्यान की विधियाँ बनाई, खुद डिज़ाइन की, खुद उनका म्यूज़िक तैयार कराया, उनको अनेक कसौटियों पर परखा, कई सन्यासियों पर प्रयोग करके उनके
परिणाम देखे और फाइनली कई चरणों में गुजार के इस तरह की विधियों को उन्होंने बांध दिया हमारे लिए और दे दिया करने के लिए। वो आज के मनुष्य के हिसाब से उन्होंने सोच के समझ के बनाई। कई बार उन्होंने पुरानी विधियों को भी शामिल किया अपनी अप्रोच में, जिनके बहुत लाभकारी परिणाम रहे हैं। वो बुद्ध ट्रेडिशन से आती हो, वो सूफी ट्रेडिशन से कहीं से आती हो, या तिब्बत के ट्रेडिशन से आती हो, कहीं से भी आती हो, छोड़ा उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन उनको उतना ही उपयोग किया जितना आज के मनुष्य के लिए कारगर है। उदाहरण के लिए जो लातिहान का हम प्रयोग करते हैं, मोहम्मद सुबूत का जो प्रयोग था, लातिहान केजीवान पूरा, वो उन्होंने कहा है कि ये एक बड़ी पावरफुल विधि है, बहुत स्ट्रॉन्ग, जो ट्रेडिशनली उनके यहाँ पर जिस ढंग से कराई जाती है उन्होंने वैसे उसको नहीं रखा, क्योंकि वो इतनी पावरफुल है और आज के मनुष्य के लिए वो इतनी पावरफुल है कि उससे दिक्कत हो सकती है, मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से बहुत दूर निकल सकता है। इसलिए ओशो ने लातिहान केजीवान का लिमिटेड प्रयोग किया, लिमिटेड। और जो लोग लातिहान जानते हैं, खासतौर से महामुद्रा जैसे प्रयोग में जिसमें आधा घंटे हम लातिहान करते हैं, वो जानते होंगे कि थोड़ी देर के बाद हम बड़ी दूर निकल जाते हैं, उसमें लौटना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ओशो ने चेताया है कि ये विधि अगर की जाए तो मतलब इसको लिमिटेड रूप से किया जाए, और इसी विधि की आगे और पीछे की भूमिका भी उन्होंने तैयार की। इसी तरह से आधुनिक मनुष्य की मनस्थिति को समझते हुए, उसकी कलेक्टिव कॉन्शियस को समझते हुए उन्होंने ऐसी विधियां तैयार कर दी जो कि सेफ हैं उसके लिए और उसके भीतर के रासायनिक परिवर्तन के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि हम आंतरिक रूप से भी, रासायनिक और पदार्थ के रूप से भी हम अब उतना शुद्ध हमारा शरीर नहीं रह गया है जितना 500, 400, 300 साल पहले या और भी ज़्यादा साल पहले ये ह्यूमन बॉडी हुआ करती थी। अब बहुत कुछ बदल गया है, शारीरिक तल पर भी, मन के तल पर भी। तो इस तरह की विधियां उन्होंने तैयार की, तेज, फास्ट, क्विक, स्ट्रॉन्ग, म्यूजिक के साथ ध्यान की विधियों को जोड़ने का अनूठा प्रयोग है ये, जो इतने विशाल पैमाने पर कहीं नहीं मिलता है। म्यूजिक का प्रयोग मिलता है कीर्तन में, भजन में, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर, जितने व्यापक स्तर पर ओशो ने इसको लिया और वैज्ञानिक ढंग के साथ, वो कहीं भी नहीं मिलता है। अगर खास कुंडलनी जैसे प्रयोग में, जहाँ पहले चरण में वो हम 15 मिनट का जो संगीत है, आप पाएंगे कि वो संगीत कम है, वो साउंड ज़्यादा है, वो खास फ्रीक्वेंसी पर बजा हुआ म्यूज़िक है, फ्रीक्वेंसी खास पर, क्योंकि हमारे हर बॉडी की, ऑर्गन की, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो खास फ्रीक्वेंसी पे बजाया है ताकि रेजोनेंस का प्रभाव पूरे शरीर को मिले। तो ऐसी विधियां उन्होंने तैयार कर दी दूसरी अप्रोच में, जिससे हमारे रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन हमारे भीतर बहने वाली ऊर्जाओं को शुद्ध करता है, ऊर्जाओं में बदलाहट करता है, और ऊर्जाओं में बदलाहट और उनके ढंग जो हैं चलने के, वो एक आंतरिक संतुलन हमें प्रदान करता है एहसास के तौर पर। तो शरीर की शुद्धि और इधर हमारे मन की शुद्धि, ध्यान की विधियाँ और ओशो की वाणी, ये दो मिलकर हमें ऐसी अप्रोच देती हैं जिससे हम एक बहुत सरल और बहुत ही विशाल पैमाने पर एक ऐसा आधार मिल जाता है जिसमें हम काफ़ी दूर तक अपना सामान्य जीवन जीते हुए आध्यात्मिक गति कर सकते हैं। और जहाँ तक ईगो का सवाल है कि इसमें ईगो कैसे मतलब ईगो के लिए किस तरह से ये विधियाँ हेल्पफुल हैं, तो ईगो एक ऐसा वर्ड है जो थोड़ा गोल गोल है। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको सिर्फ बोलने से कुछ स्पष्ट नहीं होता, लेकिन हम उनका उपयोग करते रहते हैं। ईगो उनमें एक है, जिंदगी, प्रेम, सच पूछे तो ध्यान भी उनमें एक है। ध्यान मल्टी डायमेंशनल वर्ड है, लेकिन हम जब ध्यान का वर्ड यूज़ करते हैं तो सिकुड़ जाता है, उसका अर्थ कहीं हो जाता है सक्रिय ध्यान, कुंडलनी ध्यान। ऐसे ही ईगो भी है। तो एक्चुअली ईगो का जो ताना बाना है, ये इमोशनल स्ट्रक्चर पर खड़ा होता है, हमारे फियर पर, हमारे एंगर पर, हमारे पेन पर, हमारे रिएक्शंस पर, जजमेंट पर, इन इमोशनल और मेंटल स्ट्रक्चर पर खड़ा होता है। और इसको एक आध्यात्मिक भाषा में, धार्मिक भाषा में मिला जुला एक वर्ड दे दिया जाता है ईगो करके। अगर इसकी छानबीन करते हैं तो इनकी भीतर आप इन इमोशंस को पाएंगे, इस तरह की अपनी मानसिक चीज़ों को पाएंगे। तो ओशो की विधियों में हमें ये चीज़ मिलती है कि एंगर निकालने के लिए हमारे पास सुविधा है विधि में, हमें फियर से आगे जाने की सुविधा है, सीमाओं को जब हम तोड़ते हैं, फिजिकल सीमाओं को, मानसिक सीमाओं को तोड़ते हैं, और प्रवचनों से वो हमारे ये सारी कंडीशनिंग तोड़ रहे होते हैं। पेन से आगे जाने की हमें सुविधा मिलती है कि हम अपने रोने के, अपनी क्राइंग के रूबरू हो पाते हैं। मिस्टिक रोज जैसी पद्धति में 3 घंटे के लिए रोने का स्कोप है, और
वरना रोने से एक तरह का डर और एक तरह का दर्द अपने आप ही जुड़ा हुआ है। दर्द एक अलग चीज़ है और आंसू एक अलग चीज़ है। इन दोनों को जोड़ दिया गया है, ये कंडीशनिंग है माइंड की। कोई आदमी रो सकता है और कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको दर्द हो। अभिनय में लोग रोते ही हैं जब अभिनय करते हैं फिल्म में। तो ये जो स्ट्रक्चर है ओशो की ध्यान विधियों में, जो ईगो का एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये हिल-डुल जाता है और ये ढीला पड़ने लगता है। इसकी पकड़ हम पर कम होने लगती है, ये टूटने लगता है, हम ओपन होने लगते हैं, हमारा हार्ट ओपन होने लगता है, तो ईगो का स्ट्रक्चर भी ढीला होने लगता है। और ये स्ट्रक्चर ढीला होने लगता है तो ऊपरी तौर पर, मानसिक तौर पर हमारी क्लैरिटी, सूझबूझ और समझ बढ़ने लगती है। ये एक साइकिल की तरह है। इमोशनल स्ट्रक्चर ढीला होने लगेगा तो ईगो टूटेगी, ईगो टूटेगी, ईगो ढीली होगी तो हमारा मानसिक स्ट्रक्चर भी, हमारी सूझबूझ बढ़ेगी। अब ये एक के बाद एक बनाते चलते हैं। तो विधियों में हमें ये भी मिलता है, साथ में जोड़ होता है ओशो की प्रज्ञा का। तो ये दोनों मिलके ईगो को ऐसे कहना चाहिए कि इस तरह से ईगो पर काम होता है। ऑफ कोर्स इसमें और बहुत सारी बातें हैं, मगर मोटे तौर पे इसको ऐसे समझा जा सकता है। फिर बाकी बातें तो फिर मिस्टीरियसली भी होती हैं, सारी चीज़ें कहनी भी मुश्किल है और वो ऐसे जनरलाइज भी नहीं की जा सकती हैं। मगर ये दोनों पक्ष ओशो के, उनकी प्रज्ञा और उनकी ध्यान की विधियाँ जोड़ के चलते हैं तो पर्दे के पीछे बहुत कुछ बदल रहा होता है, बहुत ही कुछ।